हमारे मुआशरे में वेंटिलेटर ने एक बहुत डर पैदा किया हुआ है। देखिए जी, वेंटिलेटर ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, फेफड़ों में रिकवरी का पोटेंशियल कितना है और वेंटिलेटरी सपोर्ट की टाइमिंग क्या है। अगर आप इस कंडीशन में लगाते हैं जब मरीज़ बिल्कुल एंड स्टेज पे है तो फिर तो वाकई इसकी आउटकम इज़ वेरी पुअर। लेकिन यू कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स, यू कैन सेव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स बाय properly applying ventilatory support at the right time and in the early stage of disease when it is required. जब पानी सर से निकल जाए तो फिर कोई भी तरीका इलाज बहुत कामयाब नहीं होता। तो इसमें टाइमिंग ऑफ अप्लाइंग द वेंटिलेशन उस वक्त पे जिसमें उसकी ज़रूरत है वो अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है और उसमें आउटकम इज़ ब्रिलियंट। यू कैन सेव लोड्स ऑफ लाइव्स बाय अप्लाइंग जुडिशियसली। वेंटिलेशन को अप्लाई करने से आप अचीव कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि वेंटिलेशन डेथ सेंटेंस हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि वेंटिलेटर के ऊपर मरीज़ नहीं बचेंगे। सालाना रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो कि वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ बिल्कुल ठीक होते हैं और अपनी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, साल हा साल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसको हफ्ते बाद बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन कुछ अरसे बाद आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स उसको नमूनिया की शिकायत हो जाती है एंड देन ही कन्वर्ट्स टू वेंटिलेटर। और ये बहुत एक स्वेयर केस है जो हमारे पाकिस्तान में देखा जाता है। देखिए, पाकिस्तान में नमूनिया बच्चों के अंदर बड़ा प्रेवलेंट है। बच्चों, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि बच्चे का इम्यूनिटी स्टेटस कैसा है, माँ से जो इम्यूनिटी उसने ड्राइव की है वो कैसी है और वो जरासीम जो उसको लगा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये नमूनिया तो आपका बैलेंस है ना जी बिटवीन जरासीम की सवेरिटी, जरासीम की इंटेंसिटी और जिस्म की मुदाफ़त के दरमियान लड़ाई है। जो जीत गया वो फ़तेह हो गया। इसमें बच्चों के अंदर चूँकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता, जितनी भी इम्यूनिटी होती है वो माँ की तरफ से पहले चंद महीनों में आती है, उसके बाद बच्चे की अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू होती है। बच्चों के फेफड़े बड़े नाजुक होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, उनमें सांस की नालियाँ प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती, उनमें जरासीम जाके इन्फेक्शन करना जरासीम के लिए आसान है और नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन जिसमें ARDS जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो डेवलप होना बड़ा कॉमन है। और नियोनेट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की वक्ती तौर पे ज़रूरत पड़ती है और उसमें सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है। इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो अब तो नमूनिया की वैक्सीन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हमारी नमूनिया की वैक्सीन मैंडेटरी हो गई है। और उससे पहले जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन प्रिवेंट द चाइल्ड फ्राम डेवलपिंग इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे अर्ली नियोनेटल पीरियड में। जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो ख़ास तौर पे कोलोस्ट्रम पहला ब्रेस्ट मिल्क है, इट इज़ फुल ऑफ एंटीबॉडीज़, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़, ख़ास तौर पे इन्फेक्शस बीमारियों के मुकाबले के लिए। इसलिए बच्चों को माँ का दूध पिलाना इंतहाई ज़रूरी स्ट्रेटजी है अर्ली इन्फेंसी में इन्फेक्शंस को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चों को ख़तरनाक इन्फेक्शन होने से बचा सकता है। एग्जैक्टली हमारा इस्लाम और मेडिकल साइंस बहुत रिलेट करता है आपस में इन सारे मामलों में। एब्सोल्युटली। देखिए, इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक और वो लॉजिक साइंस आज साबित कर रही है, वो आज से 1500 साल पहले प्रूवन है जी। एग्जैक्टली लंग्स की बीमारियों में देखा जाए तो अब मैं बहुत एक ख़तरनाक बीमारी का नाम लेने वाली हूँ, कैंसर। लंग्स का कैंसर भी एक आम सी बीमारी हो गई आजकल। तो इसकी वजूहात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि इसकी रेशो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। देखें, स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है फेफड़े के कैंसर की। 90% लोग जिनको फेफड़ों का प्राइमरी फेफड़ों का कैंसर होता है वो स्मोकर्स होते हैं। स्मोकिंग इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। सिगरेट नोशी से बचाओ दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियों से की शरह अमवात को कम कर सकता है। सिगरेट नोशी से बचाओ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और 90% लोगों में जिनमें लंग कैंसर होता है वो सिगरेट स्मोकिंग वजह है। उसके अलावा
आयोनाइजिंग रेडिएशन है, बेशुमार रेडिएशन का एक्सपोजर है, चाहे वो दवा की शक्ल में रेडिएशन हो या सूरज की रेडिएशन हो या रेडियम की रेडिएशन हो या हमारे घरों के पास से हाई टेंशन वोल्टेज करंट गुजर रहा हो तारें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुलियात के अंदर तब्दीली का बायस बनती हैं, जो कि इवेंचुअली कैंसर की फॉर्म एस्यूम कर लेता है। लेकिन अगर आप मुझसे एक बुनियादी वजह फेफड़े के कैंसर की पूछें तो वो सिगरेट स्मोकिंग है जी। और सिगरेट स्मोकिंग की तादाद और ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चांस ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। अगर आप 20 सिगरेट रोज़ाना, एक पैकेट रोज़ाना 20 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए पीते हैं तो आपकी लंग कैंसर या COPD डेवलप होने की शरह आम लोगों के मुकाबले में बेइंतहा बढ़ जाती है। स्मोकिंग के अलावा और कौन सी वजूहात हैं लंग कैंसर की? देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, आपके घर के ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर गुजर रही है या वर्क प्लेस में हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल करंट गुजर रहा है या घर के पास कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है या रेडॉन सब्सटेंस है जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उनके एक्सपोजर की वजह से भी लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। डायरेक्टली पोल्यूशन का लंग कैंसर के साथ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट नोन, और इसमें कोई एविडेंस नहीं कि पोल्यूशन डायरेक्टली लंग कैंसर कर सकती है कि नहीं। पोल्यूशन COPD ज़रूर कर सकती है, पोल्यूशन एस्थमा की सिम्टम्स को ज़्यादा ज़रूर कर सकती है, लेकिन इसका लंग कैंसर के साथ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मालूम नहीं, अभी तक कोई एस्टेब्लिश नहीं। स्मोकिंग ही मेन रीज़न है लंग कैंसर? सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्मोकिंग। ये किस वजह से है कि इनहेल करते हैं? जी, इनहेल करने की वजह से आपके स्मोक इज अ बिग इरिटेंट। इसमें जो टार है जो कि मेन कल्प्रिट है, वो हमारे जो खुलियात हैं सांस की नालियों के अंदर, जो झिल्ली के अंदर खुलियात हैं, उन सेल्स के अंदर, उनके DNA के अंदर जो इनका रिप्रोडक्टिव मटेरियल है सेल्स का, उनके अंदर चेंजेस ले आता है, जिसकी वजह से ये सेल्स एबनॉर्मली ज़्यादा तेज़ी से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, कैंसर नॉर्मली सेल्स जो हैं हमारे, जितने सेल शेड होते हैं उतने अल्लाह ताला बना देते हैं। कैंसर के अंदर वो सेल्स जो पैदा होते हैं वो एक तो एबनॉर्मल होते हैं और दूसरे उनकी जो प्रोलिफरेशन रेट है, जो उनका पैदा होने का अमल है, वो मल्टीप्लिकेशन बड़ी रैपिड होती है, जिसकी वजह से वो अपना कैंसर का एक ट्यूमर बनता है, जो कैंसर का फोड़ा जिसको कहते हैं बनता है। वो जैसे जैसे फैलता जाता है वैसे वैसे उसकी अलामतें आती जाती हैं। सांस की मेन नाली के अंदर है, वो फैलेगा तो चोकिंग कर देगा, सफोकेशन कर देगा, वो फैलेगा तो छाती की हड्डी को, चेस्ट की वॉल को अफेक्ट कर देगा, सवेर छाती में दर्द कर देगा, मेन खून की नाली को आएगा तो उसको इन्वेड कर देगा, दिल की झिल्ली में बढ़ेगा तो वो दिल की झिल्ली के अंदर पानी भर देगा। इस तरह वो जहाँ जहाँ बढ़ता जाएगा वो आप समझिए टॉर्नेडो है, वहाँ पे वो तबाही मचाता जाएगा जी। और वैसे भी एक नॉर्मल बंदे का लंग और एक स्मोकर का लंग, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन। देखिए जी, स्मोकर का लंग काला, नॉर्मल बंदे का लंग पिंक। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोयला माल दिया है लंग के ऊपर, स्मोकर के लंग के ऊपर, ऐसा ही है एग्जैक्टली। इसके लिए कोई प्रिवेंशंस? Cigarette smoking cessation is the single most important. The take home message is कि we have to cut down on smoking. Unfortunately, सारी developed countries के अंदर teenage smoking के अंदर कमी आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में उन मुल्कों में लंग कैंसर का इंसिडेंस जो है वो ऑलरेडी कम हो रहा है और वो आने वाले दिनों में कम हो जाएगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके असरात को नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान में टीनेज स्मोकिंग बड़ी रैम्पेंट है। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे कंडक्टेड इन ऑल दी 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल्स के अंदर जो हुआ है, उसमें हमारे हाई स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, यानी 16 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें से 16% बच्चे हैबिचुअल स्मोकर्स हैं। हैबिचुअल स्मोकर से मुराद हम वो लेते हैं कि वो बच्चे जो 10 सिगरेट रोज़ाना पीते हैं और 1 साल से ज़्यादा पी रहे हैं, वो 16% के बच्चे, आपके 16% बच्चे जो हाई स्कूल बच्चे हैं वो हैबिचुअल स्मोकर हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन कि विद द पैस ऑफ टाइम जब आदत ये पुख्ता होगी, जब वो ज़्यादा सिगरेट पीना शुरू करेंगे, तो वी आर लुकिंग एट अ सोसाइटी जिसके अंदर फेफड़ों की बीमारियां बड़ी रैम्पेंट होंगी और बहुत ज़्यादा होगी, और लंग कैंसर उनमें एक बहुत बड़ी वजह होगी। कुछ COPD भी हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हमारी सोसाइटी का ये एक फैशन बन चुका है, स्पेशली इन टीनेजर्स हमारी सोसाइटी में। एक तो सिगरेट एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ शीशा। बिल्कुल जी। अब तो थैंक्स टू
द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के शीशे के ऊपर बहुत कटेल हो गया। आपको याद होगा कि लाहौर में शीशा कैफ़ेज़ बिल्कुल वैसे ही खुल रहे थे जैसे कॉफ़ी हाउसेज़ आजकल खुल रहे हैं। शीशा कैफ़ेज़ का रवाज जो है वो अरब मुल्कों से आया यहाँ पे, और हमने बगैर सोचे समझे शीशा कैफ़ेज़ खोलने शुरू कर दी। शीशे का प्रॉब्लम यह है कि चूँकि शीशा स्मोकिंग एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर होती है, एक बंद कमरे के अंदर, जहाँ पे 50, 30, 35, 40 लोग स्मोक कर रहे हैं, और जितना धुआं वो बाहर निकाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक शीशा कैफ़े के अंदर बंद कमरे के अंदर 1 घंटा गुजारते हैं जिसमें 25 लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो आपने 1 पैकेट सिगरेट का पी लिया, चाहे आप खामोश तमाशाई बन के वहाँ पे बैठे रहें, चाहे आप बिल्कुल आपने स्मोक नहीं किया बट यू हैव स्मोक्ड 25 सिगरेट्स, उसका हार्मफुल इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बाई लेजिस्लेशन शीशा हाउसेज़, बहुत सारे शीशा कैफ़ेज़ बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ घरों के अंदर शीशा स्मोकिंग का बड़ा रवाज है। चलते हैं टीनेज जो हमारा तबका है वो बहुत लाइक करता है इन सारी चीज़ों को। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये एम्फेसाइज करना ज़रूर चाहूँगा कि जैसे ये बड़ा कॉन्सेप्ट और प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शीशा स्मोक, चूँकि जी धुआं तो पानी से होके आता है तो इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। शीशा स्मोकिंग उतनी ही नुकसानदेह है जितनी पाइप स्मोकिंग नुकसानदेह है या जितनी सिगरेट स्मोकिंग नुकसानदेह है। इसलिए अपने आप को ये झूठी तसल्ली हरगिज़ ना दें कि चूँकि ये धुआं पानी से होके आ रहा है तो उसके हार्मफुल अज्जा पानी ने जज़ब कर लिए हैं और हम तो जी बड़ी ताज़ा सेहतमंद फ्लेवर सिर्फ अंदर लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। फ्लेवर होता तो तंबाकू है ना वो? जी एब्सोल्युटली तंबाकू होता है वो। बिल्कुल जहर है जी, उसको जितना मर्जी मास्क कर रहे हैं, जहर चुटकी बराबर हो या ग्लास भर के हो, जहर होता है, बिल्कुल जहर। अच्छा, इसकी स्टेजेस कोई स्वेयर स्टेजेस? जी देखिए, हम आमतौर पे आपने बहुत आम सुना होगा कि ये आखिरी स्टेज का कैंसर है जी। कैंसर को 4 स्टेजेस में हम तकसीम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका साइज़ क्या है और आया कि वो दूसरी जगह पे फैला हुआ है कि नहीं हुआ। आम तौर पे कैंसर जब एक जगह जी, उसको हम कहते हैं जी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 इज़ दी अर्लीस्ट स्टेज एंड स्टेज 4 इज़ द लास्ट स्टेज। स्टेज 1 के अंदर कैंसर एक जगह पे पड़ा है, उसको आसानी से चॉप ऑफ किया जा सकता है, काट के निकाला जा सकता है, दवा से वो क्योर किया जा सकता है। स्टेज 2 के अंदर बहुत सारे जो फेफड़े के कैंसर हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और अद्वियात दे के, जिनको कीमोथेरेपी कहते हैं। स्टेज 3 के कुछ कैंसर हैं जिनको 3A और B 2 स्टेजेस हैं, जिनमें A को किसी हद तक ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 3B और 4 स्टेज जो है, स्टेज 4 का मतलब है कि वो फेफड़े से निकल के जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल गया है, हड्डियों में फैल गया है, जिगर में फैल गया है, ब्लड में आ गया है, वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल गया है, उसको स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। जो स्टेज 3 का एक हिस्सा और स्टेज 4 इज़ इनक्योरेबल, उसके अंदर ट्रीटमेंट इज़ पैलिएटिव, आप सिर्फ अलामतों को ठीक कर सकते हैं। बोन में दर्द है तो दर्द की दवा दे दी, अगर जिगर में ख़राबी कैंसर जाने की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो जिगर की सपोर्टिव थेरेपी दे दी, तो उसके अंदर स्टेज 4 के अंदर क्योर रेट देयर इज़ नो होप फॉर लाइफ, देयर इज़ नो होप फॉर लाइफ, और आमतौर पे इन केसेस में सर्वाइवल इज़ यूजुअली लेस दैन अ ईयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का जो आपने ग्रीन हेल्थ को दिया और हमारे व्यूअर्स को दिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव मालूमात डॉक्टर साहब से हासिल की और मज़ीद मालूमात के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।